दोस्तों आप लोग का जो ट्रांसफार्मर का जो हमें इसके झांसर का जो हम आपके एमसीक्यू का डिटेल जो हम बता रहे थे उसमें हम 5 तक बता ही दिए थे। 6 नंबर पर आते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न कह रहा है शिथिल हानि को उस कोड के लिए एक सामग्री का चयन किया करके कम किया जा सकता है। मतलब शिथिल हानि का मतलब हिस्टैरिसीस लॉस आप सुने होंगे, जैसे आयरन लॉस आप जानते होंगे ना। जैसे देखिए आप तो देखिए ट्रांसफार्मर में पढ़िएगा तो इसमें अगर लॉस पढ़िएगा लॉस, तो लॉस 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है आयरन लॉस। देखिए ये सब बेसिक चीज़ है, इसको अब अगर आप फुलफिल नहीं करके चलिएगा तो बाद में यही आपको थोड़ा भी अगर डीपली से प्रश्न आ जाएगा तो आप नहीं डील कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में लॉसेस की बात करें तो लॉस 2 प्रकार का होता है। पहला आयरन लॉस हो जाएगा, आयरन लिख देते हैं आयरन लॉस। दूसरा हो जाएगा कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर सी कर देते हैं कॉपर लॉस। दूसरा हो गया कॉपर लॉस, ठीक है। तो आयरन लॉस का जो है ना 2 पार्ट्स होता है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस, ठीक है ना। इसके बारे में आप सुने होंगे। तो मतलब ये दोनों जो है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए मटेरियल का मतलब हम सिलेक्शन करते हैं। जो आप पहले देखे भी होंगे, एक प्रश्न था ये मतलब 2 नंबर प्रश्न जो आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर के निर्माण में किस कोर मतलब कोर के लिए किस पदार्थ का सिलेक्शन करते हैं। तो यही सिलेक्शन पदार्थ कुछ भी हम नहीं ले सकते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है कि हमें पदार्थ लेने से हमको लॉसेस कम होगा। जैसे देखिए हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, इसका मतलब है कि आयरन लॉस कम होगा। आयरन लॉस कम होगा यानी कि टोटल लॉस कम होगा। कहने का मतलब ये है, मतलब नीचे से चल के हम ऊपर जाएंगे। तो आप हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आप मटेरियल यूज किए थे सिलिकॉन स्टील का। तो सिलिकॉन स्टील का तो प्रयोग किए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक फार्मूला वगैरह आपको भी देखना पड़ेगा कि मतलब इस फार्मूला से मतलब कि कुछ काम होता है। केवल वैसा ही नहीं कि मतलब इतना जानने से काम चल जाएगा। यहाँ प्रश्न है कि हिस्टैरिसीस हानि मतलब को कम किया जा सकता है किसको कमी करके मतलब चयन करके। तो ऑप्शन में जिस तरह से दिया है आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहला तो आप देखिए हिस्टैरिसीस लॉस का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। हिस्टैरिसीस लॉस का आपको फार्मूला एक मिलेगा एन, ठीक है, जिसको हिस्टैरिसीस गुणांक बोलते हैं। बी हो गया चुंबकीय फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स का पावर होता है 1.6, ठीक है। और होता है फ्रीक्वेंसी, और होता है इसमें इसमें भी से हो जाएगा आपको शायद वॉल्यूम होता है, ठीक ना, आयतन। यही चीज़ होता है, इतना आपको याद रखने पड़ेगा कि हिस्टैरिसीस में मतलब जो है यही चीज़ प्रयोग होता है। मतलब फार्मूला जो होता है लॉस का यही होता है। एन हो गया हिस्टैरिसीस गुणांक, बी हो गया चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम, एम होता है यहाँ मैक्सिमम घनत्व का पावर 1.6, और फ्रीक्वेंसी भी हो गया एफ, और इसका हो गया वॉल्यूम। तो ठीक है, अब आप देखिए जो भी इसमें फार्मूला में कोई भी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, जो भी है सब सीधा सीधी है। मतलब बराबर के इसमें जो भी है नीचे कुछ नहीं है, जो भी है सारा मतलब ऊपर में ही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ है सब ऊपर में, बराबर का सारा ऊपर है, उसी तरफ बराबर का सारा ऊपर है। तो इस कंडीशन में इसको सीधा समानुपाती बोलते हैं। मतलब कि अगर ए एक बढ़ेगा ये तो ए भी बढ़ जाएगा, ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ जाएगा, मतलब सीधा समानुपाती। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ जाएगा, मतलब सीधा सीधी है। कहने का मतलब सीधा मेरा अर्थ ये है कि जो भी आपको मिलेगा सीधा सीधी मिलेगा, सीधा समानुपाती मिलेगा। कहने का सीधा सीधी का मतलब यही हुआ। तो आप फार्मूला में देख रहे थे कि हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला क्या था, एन बी मैक्स के पावर हो गया 1.6 और एफ था और भी था। तो आप यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है कि देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, कम हिस्टैरिसीस गुणांक, कम संचरण गुणांक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो कोई मतलब नहीं है, इकाई हिस्टैरिसीस गुणांक और उच्च हिस्टैरिसीस गुणांक वाले। तो आप खुद समझिए कि इसका वैल्यू जितना कम होगा लॉसेस का वैल्यू उतना कम होगा। इसका कम करेंगे, एक यहाँ समझिए एक प्रकार का लॉस है डब्लू, डब्लू लॉस है, तो इसका वैल्यू हम कम करेंगे तो लॉस भी कम होगा। तो सीधी सी बात है, कम हिस्टैरिसीस गुणांक वाले पदार्थ का हम प्रयोग करेंगे तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, लॉसेस भी कम हो जाएगा। तो मेरा तो उद्देश्य यही होता है कि सिर्फ लॉस को कम करना है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। चलिए और आगे हम जो भी मिलता जाएगा हम आपको डिस्क्राइब करते हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अगर इतना कर लीजिएगा, देखिए आपको यहाँ फार्मूला दिखाई दे रहा है, फार्मूला जो हम आपको बताए थे वही फार्मूला है, इसमें और कुछ आगे है नहीं।
देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस फार्मूला को याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा। वॉल्यूम को दुगना कर दिया जाए तो ये भी दुगना हो जाएगा। आधा कर दिया जाए ये भी आधा हो जाएगा। बस फार्मूला रखने का मतलब, याद रखने का मतलब यही है कि आप संबंध को सही से समझ सकते हैं, ठीक है ना। संबंध जानने के लिए आपको फार्मूला हर हालत में याद रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, हम 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मतलब ये ट्रांसफार्मर, ये भी यह क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ था। ट्रांसफार्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगी, मतलब दक्षता का मतलब होता है कि जितना हम उसमें पावर दे रहे हैं, दूसरे तरफ उस कितना आउटपुट दे रहा है, मतलब जितना ज़्यादा देगा उसमें उतना लॉस होगा और दक्षता उसका उतना अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि लॉस कम होगा तो दक्षता अच्छा होगा, और लॉस ज़्यादा होगा तो दक्षता का खराब हो जाएगा। तो यही बात है। और वहाँ तो दूसरा कंडीशन पूछ रहा है कि अधिकतम दक्षता कब होगा, तो आप इसको याद रखिएगा कि आयरन लॉस जो हुआ, जो आप देखे थे आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस जो होता है, अगर दोनों बराबर होगा तो इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर जो है उसका दक्षता अधिकतम होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा। कभी पिछली बार तो शायद पूछा था, हमको जहाँ तक ध्यान है, कि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पे काम कर रहा है, मतलब इफिशियंसी जो है ट्रांसफार्मर का, इफिशियंसी जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर लॉस आयरन लॉस 500 वाट है, आयरन लॉस 500 वाट है, तो ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस कितना होगा, टोटल लॉस पूछ रहा था। तो आप इतना समझ जाइएगा, तो इतना जरूर जान जाइएगा कि मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम कर रहा है, तो आयरन लॉस कितना हुआ 500, तो कॉपर लॉस कितना होगा, बराबर होगा तो 500 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसमें दो तरह के लॉस होता है, कौन कौन, आयरन लॉस और कौन, कॉपर लॉस। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल लॉस निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो यानी 500 और 500 यानी टोटल लॉस कितना हो गया, 1000 हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। पिछली बार का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इतना बेसिक नहीं समझिएगा आप परीक्षा में जाके बहुत आपके लिए बहुत ही हार्ड लगेगा। तो इसलिए आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए कि हम जो दाएं बाएं बता रहे हैं इसके पीछे रीज़न यही है कि आपको मतलब हम थोड़ा बेसिक मजबूत करना चाहते हैं, और आपको यही वहाँ काम करने वाला है, ठीक है। तो आप इतना समझ जाएगा कि अधिकतम दक्षता कब होगी, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस एक दूसरे के बराबर होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि मैक्सिमम दक्षता पे काम कर रहा है, तो आयरन लॉस अगर 500 है तो कॉपर लॉस कितना होगा, तो 500 हो जाएगा। अगर वही पूछेगा टोटल लॉस कितना होगा, तो जोड़ के 1000 हो जाएगा। दोनों का जो ऐड होता है, दो ही तरह का लॉस होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, दोनों को ऐड करेंगे टोटल लॉस निकल जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लगाइएगा, इसका आंसर आप लगाइएगा ताम्र हानि लौह हानि के बराबर। एक चीज़ और है, सॉरी, एक चीज़ और इसमें देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है कि मतलब जैसे आयरन लॉस जो है ना, आयरन लॉस हमेशा फिक्स होता है, यानी आयरन लॉस हमेशा एकदम फिक्स होगा, फिक्स एकदम नहीं बदलने वाला होता है, ठीक है ना। चाहे लोड रहे, नो लोड से फुल लोड तक आयरन लॉस फिक्स होता है, फिक्स होता है कहने का मतलब फिक्स होता है, फिक्स। और वही कॉपर लॉस है, जो कॉपर लॉस होता है लोड के साथ बढ़ता जाता है, लोड बढ़ाएगा तो लॉसेस भी बढ़ता जाएगा, और लोड कम आइएगा तो लॉस भी कम होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको क्या लिखेगा, जैसे जिस तरह से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि ताम्र हानि लौह हानि के बराबर होता है। ताम्र हानि को क्या बोलेंगे, बदलने वाला कि स्थिर रहने वाला, तो आप जान ही रहे हैं ताम्र हानि है लोड के साथ बदलता है, यानी वेरिएबल लॉस बोलेंगे। और उसी तरह से लौह हानि क्या होता है, फिक्स रहने वाला है, तो इसको कांस्टेंट यानी स्थिर हानि कहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट लॉस। तो आपको कह देगा कि आयरन लॉस बराबर वेरिएबल लॉस, यानी कि सॉरी वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, या स्थिर हानि के बराबर अस्थिर हानि लिख देगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, स्थिर हानि लिखने का मतलब हो गया आयरन लॉस, और अस्थिर यानी बदलने वाला हानि लिखने का मतलब हो गया कॉपर लॉस। आयरन लॉस हो गया मतलब कि स्थिर रहने वाला, और बदलने वाला हो गया ताम्र हानि यानी जिसको कॉपर हानि बोलते हैं। तो आप उसको उससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम मतलब बदल गया लेकिन मतलब वही है। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और दिया हुआ है कि आपको देखिए आयरन लॉस का सॉरी कॉपर लॉस का निकालने का फार्मूला होता है I²R, ठीक है ना। जितना धारा हो गया धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध से गुना कर दीजिए, उसका समझिए एक पावर का फार्मूला है। पावर ही एक प्रकार का लॉस होता है, यानी हम हमेशा वाट में लिख रहे हैं 500 वाट, इसका मतलब है कि एक प्रकार का क्या है लॉस भी वाट ही है। तो चलिए आगे एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को भी थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा जोर रखिएगा।
ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर लोड निकालना होगा आपको, तो फुल लोड पे पूर्ण लोड पे अगर फार्मूला दिया, कुछ प्रश्न दिया हो रहेगा, अधिकतम दक्षता के लिए लोड अगर निकालना हो आपको, मतलब अधिकतम दक्षता में लोड कितना तक जाएगा, अगर वो निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको बहुत काम करेगा। तो आपको फुल लोड गुने अंडर रूट आयरन लॉस अब बटे कॉपर लॉस, यानी कि आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस का रूट करके जितना फुल लोड पर मतलब आपको पूर्ण लोड पर उसका आती है, मतलब लोड है फुल लोड का लोड, उसमें अगर गुना कर देंगे इसके रूट से, तो आपको अधिकतम दक्षता के लिए लोड कितना लेगा, उस समय आपको लोड भी बदल जाएगा अधिकतम दक्षता के अनुसार से। तो अधिकतम दक्षता पे कितना लोड तक ले सकता है, ये निकालने का ये फार्मूला है। आप शायद बात थोड़ा समझने में कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन आप बात समझिए कि पूर्ण लोड पर अगर 100 मेगावाट पर चलता है कोई ट्रांसफार्मर, तो मतलब कि अधिकतम दक्षता का 100 तो चलेगा नहीं, उसका कुछ नियम बदल जाएगा। तो अधिकतम दक्षता के लिए अगर मैक्सिमम दक्षता की बात करें तो उसमें 100 मेगावाट होगा। अगर मान लिया जाए कि उसका आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर है, मान लिया कि अगर हो जाएगा 100 और ये भी 100 हो जाएगा, तो काट कूट के 1 हो जाएगा, यानी कि अधिकतम दक्षता पर अगर आयरन लॉस कॉपर लॉस बराबर होगा तो उस कंडीशन में तो 100 बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आयरन लॉस और कॉपर लॉस बदल जाएगा, उस कंडीशन में इसका वैल्यू 100 ना रह के, इसका वैल्यू 100 ना आके थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, अधिकतम का तो लिमिट है ही 100, तो 100 से कम ही होगा। तो आप इस बात को ध्यान, एक फार्मूला और याद रखने की कोशिश, ये सब छोटा मोटा फार्मूला है जिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अधिकतम दक्षता पे ट्रांसफार्मर कितना लोड लेगा, उसके लिए फार्मूला है फुल लोड इंटू रूट अंडर आयरन लॉस बटे कॉपर लॉस। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। आपको हो सकता है कि इस तरह का न्यूमेरिकल मिल जाए, तो आप वहाँ बना के आप अपने आप का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आगे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव क्या होती है। तो शायद आप पिछले जो प्रश्न था आपको याद होगा 5 नंबर, वहाँ था विभव ट्रांसफार्मर और यहाँ है धारा ट्रांसफार्मर। तो विभव ट्रांसफार्मर जो था उसमें था क्या कि उसको वोल्टेज नापना था बाद में, ठीक है ना। लेकिन दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ही मतलब कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का पार्ट है। तो उसमें था कि वोल्टेज नापना था। आपको याद होगा, शायद हम थोड़ा बताए थे आपको कि अगर प्राइमरी में हम देते हैं 1,32,000 वोल्ट, तो सेकेंडरी में आपको हमेशा मिलता था 110 वोल्ट, ठीक है ना। सेकेंडरी में 110 वोल्ट मिलता था। तो आप ही खुद समझ सकते हैं कि 132 दे रहे हैं और यहाँ मिल रहा है हमको 110, तो इस कंडीशन में क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो उसका तो आंसर क्या था, स्टेप डाउन। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन होता है। लेकिन अब यहाँ जो है, और एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर कहीं भी वोल्टेज कम होता है तो समझिए कि खुद से वहाँ करंट अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। उसी रेशियो में हम आपको बताए थे शुरुआत में ही, अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है ना। और उल्टा, अगर वोल्टेज का मान घटेगा तो करंट का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ याद रखें, एक दूसरे के अपोजिट होता है दोनों, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ कह रहा है धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव क्या होगी। तो जिस तरह से वहाँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज नापने का प्रयोग के लिए यूज होता था, उसी तरह से करंट ट्रांसफार्मर है जो धारा नापने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ धारा है 10,000 एम्पियर, तो मीटर में तो आप जान ही रहे कि 10,000 तो लिखा हुआ रहेगा नहीं। तो उसको मतलब इस तरह से बनाया जाता है कि उसको मतलब कि एक रेशियो बना दिया जाता है कि अगर 100:1 कहने का मतलब है कि अगर मीटर पे 100 होगा तो आपको यहाँ 1 दिखाएगा, ठीक है ना। अगर एक्चुअल वैल्यू 100 होगा तो मीटर पे आपको 1 दिखाएगा। उस तरह से अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जी को जिस अनुसार ज़रूरत पड़ता है अपना वो बनाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपको करंट प्राइमरी में ज़्यादा दीजिएगा तो सेकेंडरी में वो करंट कम देगा। क्या तो कम देगा, करंट कम देगा। तो आप खुद समझिए, जहाँ करंट कम हो रहा है तो वहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का नामकरण कैसे करते हैं, सेकेंडरी के आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ खुद समझिए, 100 एम्पियर दे रहे हैं तो आपको सेकेंडरी में 1 बता रहा है, ठीक है ना। करंट ट्रांसफार्मर सीटी, जिसको सीटी शॉर्टकट में बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर 100 को 1 बता रहा है। इसका मतलब है ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है,
करंट को कम कर दे रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि वोल्टेज का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसका नाम, ट्रांसफार्मर का नामकरण जो करते हैं, कैसे करते हैं, सेकेंडरी में वोल्टेज के लेवल से हम लोग नामकरण करते हैं। तो इस अनुसार से आप कह सकते हैं कि मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। तो वोल्टेज ज़्यादा होने का कंडीशन क्या है कि उसमें टर्न भी ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में बनावट के ऊपर जाएंगे। तो अगर प्राइमरी में अगर हम देते हैं 10,000 एम्पियर, सॉरी 1,000 एम्पियर, तो सेकेंडरी में हमको वोल्टेज उस तरह से बनाना पड़ेगा कि उसका वोल्टेज हमको बढ़ा के क्या करना पड़ेगा। अगर इधर वोल्टेज अगर 100 है तो हमको वोल्टेज लेकर चल जाना पड़ेगा, मान लीजिए कि 1000 के रूप में। तो अपने आप समझिए वोल्टेज, यहाँ करंट क्या है, करंट है 1,000, तो यहाँ अगर उस तरह से हम बनाएंगे 100 का 1, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 100 का 1, तो 1,000 का यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 10 एम्पीयर यहाँ शो करेगा। यानी कितना भाग पड़ा 100 से। तो अगर यहाँ वोल्टेज अगर 100 रहेगा तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 100 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, इसका भी हो जाएगा इतना, यानी कि 100 इतना 100 गुना हो जाएगा। जैसे इसमें 100 से भाग हुआ उसी तरह इसमें 100 से गुना होगा। तो आप खुद समझिए कि इधर का वोल्टेज क्या था, मात्र 100 वोल्ट, लेकिन इधर का वोल्टेज क्या हो गया 10,000 वोल्ट। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इसको पूरा करना है, बाकी ये कुछ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है हमको। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि यहाँ हम करंट दे 100, यहाँ दिखाए 1, अगर यहाँ 1000 दे तो उसी के रेशियो में 10 गुना है 1000 100 का, तो यहाँ भी 1 का गुना 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो इसके लिए आपका यही मेन काम है। तो आप इससे आप थोड़ा सा निष्कर्ष पता चल रहा होगा, इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, स्टेप अप होते हैं। तो याद रखिएगा स्टेप अप होंगे, तो स्टेप अप होंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम होगी द्वितीयक के तुलना में, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो देख पाइएगा आप इसका, सॉरी 8 नंबर का, कि द्वितीयक में मोड़ों की संख्या से कम होगा, किसमें, प्राथमिक में। आप देखे भी होंगे तो प्राइमरी में कम रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें 100 वोल्ट था और इधर क्या था 10,000 वोल्ट था, मतलब इसका टर्न ज़्यादा रखना पड़ेगा हमको। तो इसलिए इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब आप शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा कि जो पीटी होता है, पीटी जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी या इसी को मतलब सीवीटी भी कहते हैं। तो सीवीटी क्या होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं, स्टेप डाउन याद रखिएगा शॉर्टकट में। बाकी तो आप स्टेप डाउन होगा तो बाद में टर्नों की संख्या कम हो जाएगी। उसी तरह से सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब सीधा सीधे आप इतना ही शॉर्टकट में याद रखिए कि अगर पीटी हो या सीबीटी हो, दोनों का अगर ये जानिएगा उसके बारे में प्रॉपर्टी उसका, तो किस तरह का होता है, तो स्टेप अप होता है। लेकिन सीटी जो होता है, स्टेप डाउन होता है, और सीटी जो होता है स्टेप अप होता है। इतना चीज़ आप शॉर्टकट जान लीजिए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं, वही चीज़ जितना हम बताएं आपको वही चीज़ आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा कि उपकरण जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसका 2 पार्ट्स होते हैं, एक धारा ट्रांसफार्मर होते हैं और दूसरा पोटेंशियल एंड विभव ट्रांसफार्मर, जो हम आपको बताए हैं। दोनों एक वोल्टेज को नापने के लिए प्रयोग होता है, एक दूसरा करंट को नापने के लिए। अब कह रहा है धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसी ट्रांसफार्मर में कि इसमें क्या होगा, आपको हम क्या बताए थे कि सीटी क्या होता है, सीटी जो होता है स्टेप अप होता है, स्टेप अप होता है, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है, वही तो मैं आपका प्रश्न आ गया जो हम पहले ही बता दिए थे। इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा स्टेप अप, यानी कि ऑप्शन इसका आप क्या लगाइएगा 2 नंबर। आप शायद भली बात ये समझ गए हो कि हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि प्राइमरी में अगर करंट बहुत ज़्यादा है, 10,000 है चाहे 1,000 है, जो भी रहे, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमको, बहुत ज़्यादा टर्न करके हमको वोल्टेज को, यहाँ वोल्टेज अगर 100 था 100 वोल्ट, तो हमको वोल्टेज को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा, हम इसलिए करेंगे ताकि उस रेशियो में हमको करंट कम हो जाए, दूसरा का उल्टा होता है। तो हम वोल्टेज जैसे ही ज़्यादा बढ़ाएंगे करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि इसको हमको नापना है, इसको एम्पियर में जो है इसको हमको नापना है। तो मीटर में तो 10,000 या 1,000 दिखाएगा नहीं, तो उसके लिए हम उसका रेशियो एक बना देते हैं। आजकल जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं सिटी, उसमें बनावट रहता है
1200 रेशियो, देखिए समझिएगा थोड़ा, 1200 रेशियो 600 रेशियो ऑब्लिक रहता है, 1200 600 300 150 सब ऑब्लिक में होगा, ऑब्लिक 1। कहने का मतलब है कि एक ही सिटी में इस तरह का बनावट है कि बहुत सारा उसमें पॉइंट है, ठीक है ना। अगर आप 1200 पर 2 पॉइंट जोड़ दीजिएगा तो उसका 1200 का वैल्यू का मतलब हो गया कि लास्ट सब का वैल्यू 1 होगा। यानी अगर यहाँ 1200 एम्पियर धारा होगा तो आपको एस 1 शो करेगा। अगर आप उसको घटा के बदल के 600 पर लगा दीजिएगा तो 600 का वैल्यू इसमें 1 शो करेगा। अगर 300 पर लगा दीजिएगा तो 300 का वैल्यू 1 शो करेगा, मतलब 600 होगा तो 2 दिखाएगा। अगर 150 पर सेट करिएगा आप शुरू में ही, जिस समय ट्रांसमिसिटी को चार्ज मतलब लाइन में लाया यूज में लाया जाता है, उस समय ही इसका सिर्फ एक ही का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, किसी एक रेशियो पर प्रयोग होगा। अगर आप 600 पर प्रयोग करिएगा, 600 रेशियो 1 पर, तो कहने का मतलब है 600 एम्पियर धारा आपको एक यूनिट दिखाएगा मीटर में, ठीक है ना। जब आप एक इधर 1 दिखिएगा तो समझ जाइए कि 600 एम्पियर उधर लोड है। अगर 2 आएगा तो आप समझिए कि 1200 एम्पियर आपका लोड चल रहा है। 3 आ गया तो 900 एम्पियर लोड हो जाएगा। कहने का मतलब उसी का रेशियो में बस सिर्फ आपको घटा के मीटर में दिखाता है। कहने का अर्थ ही है, क्योंकि मीटर का तो बनावट इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि कुछ भी दिखा दे उसमें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्योंकि घर का तो छोटा मोटा जो वायरिंग वगैरह है तो इसमें सिटी वोल्ट मीटर आमीटर होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 220 वोल्ट दिखाना रहता है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़े बड़े ग्रिड में आप आइएगा देखिएगा तो वहाँ वोल्टेज का मात्रा भी मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1,32,000 होगा, 2,20,000 होगा, तो उसको मीटर पर दिखाना थोड़ा सा दिक्कत है। तो उसी कंडीशन में इसको क्या किया जाता है कि एक रेशियो बना दिया जाता है फैक्टर के रूप में, कि उसका वैल्यू के बदले वो 1 दिखाएगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि 1200 पर अगर आप सेट कर दीजिएगा 1200 का 1 रेशियो 1, मतलब 1200 वहाँ एम्पियर उत्पन्न होता है। अगर लोड पे आता है 1200 एम्पियर तो उसका वैल्यू 1 एम्पियर दिखाएगा, ठीक है ना। अगर 2400 आएगा तो आपको 2 दिखाएगा, अगर 1800 आएगा तो आपको 1.5 दिखाएगा। इस तरह से बनावट किया जाता है और इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए आप आगे चलते हैं। हम आगे आपका प्रश्न है, बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होते हैं। देखिए आपके सामने है, बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कैसा होता है, ठीक है ना। तो आप खुद समझिए, घर में जो आपका बैटरी लगा हुआ रहता है या इन्वर्टर लगा रहता है, तो घर में तो यूज हो रहा है 220 वोल्ट, आपको इतना तो पता होगा, डोमेस्टिक जो घर में यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट। लेकिन बैटरी कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, ठीक है ना। तो बैटरी 12 वोल्ट का है तो चार्ज कितना वोल्ट से वो होगा, वो भी 12 वोल्ट से होगा। इतना तो आप समझते होंगे, क्योंकि ज़्यादा दीजिएगा तो बैटरी जल जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 220 वोल्ट से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के उसको ऐसा बनावट किया जाता है कि वो मात्र 12 वोल्ट आउटपुट दे। आउटपुट कितना देगा, इन करेंगे उसमें 220 वोल्ट, लेकिन वो आउटपुट कितना देगा, मात्र 12 वोल्ट देगा, क्योंकि बैटरी को तो 12 वोल्ट चाहिए, तो 12 वोल्ट ही देगा। तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ कि आप उस ये मतलब कि जो ये इसका बैटरी चार्जर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी के बारे में। चार्जर, इसको चार्जर समझिए, चार्जर घर में इन्वर्टर जिसको बोलते हैं, इन्वर्टर तो नहीं दोनों लेकिन एक साथ होता है, लेकिन चार्जर पहले अलग होता था, अब दोनों मिला के इन्वर्टर में साथ में आता है जो दोनों काम करता है। तो अगर चार्जर केबल की बात करें, चार्जर सिर्फ केबल के सिर्फ चार्जर की, तो आप खुद समझ सकते हैं उसको हम दे रहे हैं कितना, 220 वोल्ट, लेकिन वो बैटरी में आउटपुट के रूप में कितना दे रहा है, 12 वोल्ट। तो आप बस उसका जब भी ट्रांसफार्मर का हम नामकरण करते हैं तो सीधा सीधे उसके आउटपुट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि पहले के तुलना में, मतलब जो हम इन कर रहे थे उसके तुलना में वो ज़्यादा है या कम है, बस उससे हम उसका नामकरण करते हैं। तो आप दे रहे थे 220 वोल्ट, आपको मिल रहा है 12 वोल्ट, तो ये कन्फर्म है कि आप कोई भी बता सकता है इतना समझने के बाद कि यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यानी इसका क्या, आप अगर इतना समझ गए होंगे तो आप इसको बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लगा दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग होता है चार्जर। बस इतना ही तो बात है, और हमें लगता है कि इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है।